खबर ले लेते हैं। वैसे तो एक रिपोर्टर अनस आपसे कि कुछ देर पहले ये हुआ कि अब्बास अरागची हैं, वो आ रहे हैं, शायद ये भी कहा जा रहा है कि करीब हमारे चंद एक घंटे में वो पाकिस्तान भी पहुंच जाएं। तो क्या वाकई वो आ रहे हैं और ये मुलाकात बराह रास्त होगी या बराह रास्त का मामला नहीं है? सिर्फ अब्बास अरागची क्यों आ रहे हैं? पहले पिछली बार वफ्द बड़ा था, क्या खबरें हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, दो तीन पहलू हैं अब्बास अरागची के विजिट के। एक तो इनका ये इस दौरे का डायरेक्टली अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से लेना देना नहीं है। ये एक दो तरफ़ा दौरा है जो कि ईरानी साइड कह रही है, इसको बायलैटरल विजिट कह रहे हैं। और इस दौरे की कॉम्पोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पहले इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद से वो मस्कत जाएंगे और मस्कत से मॉस्को जाएंगे। अब इस्लामाबाद, मॉस्को और मस्कत के रोल के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इस्लामाबाद, क्योंकि वो आपको पीस ऑफ द पजल में फिट हो जाता है। मस्कत एज अ क्वाइट मीडिएटर के तौर पे एक्ट किया और टेक्निकल एक्टर नहीं था JCPOA के दरमियान में, जब वो 2013 से 2015 तक नेगोशिएट हुआ। मस्कत ने 2011 से 2013 तक अब क्वाइटली नेगोशिएशंस को, बैक चैनल टॉक्स को फैसिलिटेट किया था। तो ईरानी साइड का मस्कत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस मामले पे एतबार है। मस्कत ओमान वॉज ऑल्सो अ गारंटियर कि जब रशिया में जब JCPOA साइन हुआ और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो था, जिसको 98% मूव किया गया था ईरान से रशिया मूव किया गया था, तो मस्कत के ही एक गारंटियर के तौर पे उभरा था। तो ये दो दौरे तो आपको समझ में आ गया कि मॉस्को और मस्कत क्यों जाएंगे। कि मस्कत में अगर, क्योंकि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है एक बहुत बड़ा इशू था, 460 किलोग्राम जो अफसुदा यूरेनियम है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से बातचीत होगी इस दौरे को लेके। ये दौरा जो है वो टॉक्स फॉर टॉक्स इसे कहते हैं ना, बातचीत करेंगे ताकि अमेरिका ईरान से जो बातचीत की जाए किस तरह फिर आगे पैन आउट करे। इसलिए उनका एक छोटा वफ्द है, छोटा दौरा है, एक दिन का ही दौरा है, एक रात का एक शब का ही दौरा है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, जो सब्सटेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सही। तो इसका मतलब है कि ईरान अपने दोस्तों से अब जो है वो बातचीत कर रहा है, उसमें पाकिस्तान भी है, ओमान भी है और रशिया भी है। अच्छा हाली साहब, इस वक्त एक तरफ जंग बंदी का एक उसूल रख लिया ईरान ने कि नाकाबंदी खुलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, और नाकाबंदी को ही सबसे बड़ी जीत अमेरिका मुसलसल करार दे रहा है। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात अभी भी आपको लग रहा है तातुल है, या जिस तरह से अब ईरान ने मूव किया है कि अब्बास अरागची आ रहे हैं, अभी अनस बता रहे हैं कि मस्कत और रशिया भी जाएंगे, तो एक हौसला अफजा बात हो सकती है कि बातचीत आगे बढ़ जाए? देखिए, बात हौसला अफजा ज़रूर है, लेकिन चूँकि आपने मुझे बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आपको इशारा कर दूं कि जो आबनाए हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड की बात हो रही है, नाकाबंदी की बात हो रही है, ईरान ने अमेरिका का ब्लफ कॉल कर लिया है, क्योंकि जो उन्होंने नाकाबंदी की हुई अमेरिका ने वो उस तरह से फ़ाल नहीं है जैसे कि पीट हेग्सेट साहब क्लेम कर रहे थे। और जो चीज़ बहुत ज़रूरी समझने की है, मैं आपकी वसातत से आपके नाजरीन तक बताना चाहूँगा कि अमेरिका का जो मिसाइल निज़ाम का जो ज़ख़ीरा है वो निस्फ से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। और मैं एक दो आपको गिनवा देता हूँ। मसलन के पेट्रियट फ़ज़ाई दिफा का जो निज़ाम है वो निस्फ से ज़्यादा इस्तेमाल हो गए। तकरीबन 2330 थे उनके पास जंग से पहले, और अब सिर्फ 1000 के करीब जो है वो बच गए हैं उनके पास। थर्ड जो इंटरसेप्टर्स हैं, बहुत जिनका नाम लिया जाता था, वो उनके पास 360 थे और तकरीबन 290 खर्च हो चुके हैं, सिर्फ 70 के करीब रह गए हैं। अच्छा। टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स 3100 थे, वो भी जो है 1000 से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। और GSSM जो है तवील फासले के मिसाइल, वो उनके पास 4400 थे, वो भी 1000 के करीब खर्च हो चुके हैं। और PRSM जो प्रिसिजन स्ट्राइक के मिसाइल हैं, वो भी 90 खर्च हो चुके हैं। तो यानी कि टू कट इट शॉर्ट, अमेरिका ने जो है ना, और रादर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैलकुलेशन अच्छी नहीं की। गुज़श्ता मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2003 के बाद से, जबकि ख़ास तौर पे इन्होंने इराक़ के ऊपर हमला किया था, तो उसके बाद से सारा बजट जो है वो खर्च हो रहा था F-35 को डेवलप करने के लिए। और पेंटागन चीखता रहा कि हमें मज़ीद जो है असलहे की ज़रूरत है, तो लेकिन सारा फंड उस तरफ चला गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, जिनको के वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनको ग्राउंड करना पड़ गया था क्योंकि उनके इंजन नहीं थे।
तो इसी तरह पेंटागन ने जो है माली साल 2026 के लिए 961.6 अरब डॉलर्स का दफाई बजट तलब किया है, जो कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दफाई बजट है। और इस बजट में वो कहते हैं कि हमने चीन को बहरुल काहिल में रोकना है, दफाई सनत को मजबूत करना है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की हालत इस वक्त बहुत अबतर है और मैं नहीं समझता। लेकिन आली साहब वो तो आज भी जो वज़ीर जंग हैं वो और उससे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने तो जो अहदाफ हासिल करने थे वो कर चुके हैं। वो कह रहे हैं नेवी तबाह कर दिया है, फ़ज़ाइया तबाह कर दिया है, मुकम्मल। वो कह रहे हैं कि ईरान की हर चीज़ जो है वो तबाह कर चुके। वो तो ये दावा कर रहे हैं अगर अब उनके पास चंद मिसाइल या इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म ही हो रहे हैं तो उनके बकौल वो तो हर चीज़ हासिल कर चुके। उसकी वजह ये है कि वो जिसको कहते हैं बड़क मारने के जो है ना मौला जट टाइप बड़क वो मारते हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत जो है ना मुख्तलिफ है। और हकीकत यही है जो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा दो और चीज़ें बहुत ज़रूरी सामने रखनी चाहिए जिसकी वजह से अमेरिका मजबूर है कि वो अमन की तरफ दौड़ रहा है। पहला तो जाहिर है, सब लोग आपके और दोस्त भी बता चुके हैं आपको कि चीन का जो दौरा है जो कि मार्च में मौखर किया गया था और अब 14 और 15 मई को होने वाला है, वो बहुत अहम है अमेरिका के लिए दो तीन वजूहात से। एक तो जाहिर है बाकी जो चीज़ें हैं जो कि टैरिफ्स वगैरह पे बात होनी है। ये जो अभी मैं मिसाइल्स की बात कर रहा था, मिसाइल्स के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो रेयर अर्थ मटेरियल है और परमानेंट मैग्नेट्स हैं, जिनकी जो सप्लाई है वो उसके ऊपर स्टॉक पाइल 90% चाइना के पास है। और अमेरिका जो है और उनके जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कहते हैं हम तो बनाने को तैयार हैं, लेकिन एक तो 12 से 13 साल लगेंगे और दूसरे ये कि हमें ये रेयर अर्थ मटेरियल और आप परमानेंट मैग्नेट और जो दूसरी चीज़ें हैं ये मंगवा दें। और उसके अलावा ये कि ये अगर चीन वो नहीं जाते हैं और चीन से ये मिन्नतें नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी चीज़ मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि 4 जुलाई 2026 250th एनिवर्सरी है अमेरिका के इंडिपेंडेंस की, और अगर जंग जारी रहती है तो दुनिया क्या अमेरिकी अवाम पूछेंगे कि हम हालत जंग में हैं, हम जश्न कैसे मना रहे हैं। और उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो आपके सामने फिगर्स हैं, तो इस सब के सामने रखते हुए वो जंग नहीं जारी रख सकते हैं। अमेरिका की मैं बात कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनस, अमेरिका से कौन आ रहा है और अमेरिका से क्या दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं या वफ्त वहाँ भी चेंज होगा? और जब वो आ रहे हैं तो ईरानी जो हैं वो पहले वफ्त चला जाएगा, तो ये कोई बायलैटरल उनका या ट्रायलैटरल जिस तरह से पिछली दफ़ा हुआ है वो बातचीत कोई ही नहीं होगी? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि अभी क्योंकि ये ईरानी साइड ट्रायलैटरल टॉक्स के लिए या डायरेक्ट अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रही, तो अमेरिकी साइड भी यही चाहेगी कि वो अपना एक लोअर लेवल डेलीगेशन भेजे ताकि मामलात समझ सकें। देखें जो विंडो ऑफ नेगोशिएशन है, मुज़ाकरात की जो विंडो है वो अभी से लेके जब तक अमरीकियों की एडवांस टीम और सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में मौजूद है तब तक है। अगर वो यहाँ से चली जाती है तो ये ख़ित्ते के लिए, ख़ास तौर पे ईरान के लिए और ख़ित्ते के लिए वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, क्योंकि ये दो इंडिविजुअल्स पहले भी ईरानी साइड से जो है वो नेगोशिएट करते रहे हैं। पिछले साल मस्कत में नेगोशिएशन चल रहे थे, इस साल जिनीवा में नेगोशिएशन चल रहे थे, तो वो दोनों आ सकते हैं। वो भी पाकिस्तानी साइड से टॉक्स फॉर टॉक्स करेंगे, बातचीत के लिए बातचीत करेंगे। और उसके बाद फिर जो दूसरा हिस्सा है वो फिर स्ट्रक्चर्ड बातचीत का, जिसमें शायद JD वैंस और बाकर खलीबाफ जो हैं उनके उसमें